आज हम लोग लेक्चर 1 करेंगे, मतलब नया जो चैप्टर है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स इन द सेंस कि कौन से जो आइटम्स है, मतलब अकाउंट्स में जो वर्ड है उसको हम क्या यूज करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो टर्मिनोलॉजी यूज हम लोग करेंगे। तो आज का हम लोग लिखेंगे लेक्चर 1। अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा। डेट कितना है, 23 अप्रैल 24। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हम लोग शुरुआत करेंगे ए फॉर एसेट से, ठीक है। एसेट्स कोई बता सकता है एसेट्स क्या है? पहले बताया गया संपत्ति। एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी। एसेट्स मीन्स व्हाट? द प्रॉपर्टी, है ना, जिसपे फाइनेंशियल राइट्स होता है। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार। और अधिकार कौन सा? जैसे अधिकार तो दो प्रकार के, आपके पापा का भी आप पे अधिकार होगा ना, तो कौन सा वो अधिकार कहलाएगा? फाइनेंशियल राइट्स कहलाएगा कि सोशल राइट्स कहलाएगा? सोशल राइट्स कहलाएगा। यू आर नॉट द एसेट्स ऑफ योर फादर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी का मतलब या एसेट्स का मतलब वो हुआ जिसको हम कैश में रियलाइज कर सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, जिसपे मेरा ओनरशिप है। क्या है? ओनरशिप है। जस्ट लाइक मेरा टाइटल है। टाइटल समझते होंगे, टाइटल इन द सेंस की ओनरशिप कहते हैं। अब टाइटल का मतलब हुआ कि जैसे जो भी हम कोई भी कमोडिटी बाई करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो एक इनवॉइस बिल बनते हैं। तो जब वो सेलर बिल बनाता है तो उसमें पूछता है कि सर किस नाम से बिल बना दे, है ना। तो जिस नाम से बिल बनता है मतलब समझ लो कि वही उसका क्या है, ओनर है। अगर आप कोई सामान खरीदने गए, आप अपने भाई के नाम से बनवा दिए, तो ओनर कौन कहलाएगा? आपका भाई कहलाएगा, जिसका बिल पे नाम मेंशन है, टाइटल जिसको कहते हैं, ओनरशिप। तो एसेट्स का मतलब हुआ प्रॉपर्टी और द फाइनेंशियल राइट्स व्हिच गिव्स द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स का हम यूज क्यों करते हैं बिजनेस में? जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में जनरेट करके दे। जैसे मान लो कि मशीनरी हो गया, हम मशीन को यूज करते हैं तो प्रोडक्शन होता है, मशीन को यूज करते हैं हमारा बिजनेस स्मूथली चलता है। तो मशीन जो हम यूज करें तो हमको क्या दे रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं। हम कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इधर वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी कमोडिटी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कहीं भी हो, इन्वेस्टमेंट है और उसकी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे वो क्या दे रहा है? रिटर्न दे रहा है। तो एसेट जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। समटाइम कुछ एसेट्स जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं, लॉस ही दे देते हैं। अब जैसे मान लो कि क्रिप्टो करेंसी हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरा पैसा लगा हुआ, तो मेरा क्या है? वो एसेट्स है, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में गिर गई। तो जो वैल्यू मैंने लगाया था, मान लो कि मैंने लगाया 10 लाख रुपए और उसकी वैल्यू गिर गई 8 लाख हो गई, तो मुझे कितना मिलेगा फ्यूचर में? 8 लाख ही मिलेगा। तो वो 10 का 8 मिल रहा है, दैट इज नॉट रिटर्न, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। जो हमको 10 का कन्वर्ट कितना में कर दिया? 8 में। हाँ, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है या उससे रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट्स मीन्स द फाइनेंशियल property which gives future economic benefits। जो हमें क्या देता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। which can be sold in future and is convertible into cash in future। जिसको हम कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमारा क्या है? एसेट्स है। एग्जाम्पल, जो हमारे पास कैश है वो हमारे लिए क्या है?
एसेट्स है जिसको बोलते हैं कैश इन हैंड। क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो बिजनेस में जो कैश है, मतलब गल्ला में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है? कैश इन हैंड कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या हो सकता है? जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? इन्वेस्टमेंट जानते हैं? जो हम शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए, गोल्ड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी में। क्या हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। क्या मशीनरी हो सकता है? मशीनरी हो सकता है। क्या स्टॉक हो सकता है? हाँ, स्टॉक हो सकता है। अब मुझे बताओ स्टॉक क्या होता है? किसी कंपनी का शेयर्स बाय करना। किसी कंपनी का शेयर्स, ओके। और कोई बोल सकता है? चलिए, आप जो बोले हैं ठीक बोले हैं, बट यहाँ स्टॉक को हम ये लेकर चलेंगे, द बिजनेसमैन और द कमोडिटी और द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल फॉर सेल। जो गुड्स को हम खरीदे किस पर्पस के लिए? बेचने के लिए। शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदते हैं ना, शेयर्स और स्टॉक क्या सेम होता है कि अलग अलग होता है? शेयर्स और स्टॉक सेम होता है कि अलग होता है? अलग होता है। शेयर्स को स्टॉक कहते हैं, लेकिन शेयर्स होते हैं नंबर्स में। जैसे मान लो कि मैंने रिलायंस कंपनी का 1000 शेयर खरीदा, तो रिलायंस कंपनी का मैंने 1000 शेयर खरीदा तो 1000 कहलाएगा शेयर्स। बट जब स्टॉक की बात करेंगे तो एक स्टॉक है मेरे पास रिलायंस का। मान लो 10 कंपनी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10 कंपनी का मेरे पास शेयर्स है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हम कहेंगे उसको कि मेरे पास 10 स्टॉक्स है। 10 क्या है? स्टॉक्स है। बट 10 कंपनीज के 10 शेयर्स ही तो नहीं ना होंगे। एक कंपनी के 1000 शेयर होंगे, एक मान लो 500 होंगे, 1000 10 शेयर होंगे, ऐसे शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स और स्टॉक आर बोथ डिफरेंट। बट यहाँ स्टॉक का मतलब हुआ द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड स्टॉक। द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड स्टॉक। एंड जो हम सेल करने के लिए रखे हुए मिले तो एसेट्स ही है ना, क्योंकि हम बेच कर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। उसके अलावा एक होता है डेटर। डेटर इसको पढ़ते हैं डेटर। क्या पढ़ते हैं? डेटर। डेटर को हिंदी बोलते हैं देनदार। देनदारी सुनते होंगे। डेटर मतलब द पर्सन हु बाइज द गुड्स ऑन क्रेडिट। सपोज कि मान लो कि मेरा बिजनेस है और हमने अपने मुंह से 10,000 रुपए का सामान उधार खरीदा, तो आप मुझे पैसा देंगे ना, तो आप देनदार कहलाएंगे, देने वाले पैसे। तो आपको हम क्या कहेंगे? डेटर। अकाउंटिंग टर्म उसको क्या यूज करते हैं? डेटर। तो डेटर मीन्स द पर्सन, द बायर हु बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट। मान लो हम कैश में बाय कर दिया तो डेटर नहीं कहलाएगा वहां पे। डेटर कब होगा? जब क्रेडिट रिलेशन चल रहा है तब डेटर कहलाएगा। डेटर कब होगा? जब क्रेडिट रिलेशन हो रहा है, क्रेडिट हम जिसको सेल कर दिए तो वो मेरे लिए डेटर है। मतलब मेरा बायर जो क्रेडिट में खरीदा वो मेरा क्या है? डेटर है। तो उससे हम फ्यूचर में पैसा रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते ना। अगर हम 10,000 का सामान आपको बेचे तो आप मेरे लिए 10,000 के एसेट्स है। डेटर मतलब ये नहीं कि सर एक इंसान मान लो कि सोहन नाम का पर्सन है, उसको हमने 10 साल का सामान बेचा तो सोहन पूरा मेरा डेटर। नहीं। अब मान लो कि सोहन का पूरा बिजनेस का वैल्यू ही 10 करोड़ होगा, तो 10 करोड़ मेरा डेटर थोड़ी कहलाएगा। कितना मेरे यहाँ मेरा पैसा उसके यहाँ बाकी है वही मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेटर। जो एसेट्स हो गए, एसेट मतलब जितना पैसा मुझे रिकवर हो सके उस चीज से, ठीक है, तो डेटर हो गया। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बताया गया है। क्या है प्रीपेड एक्सपेंस? आप बताइए ऋषभ। हाँ आप ही बताइए, आपको बताया गया है। फ्यूचर का है, मतलब पहले ही पे कर देने का, जैसे हुआ कि सैलरी नेक्स्ट मंथ का एडवांस में दे देने का, इस सब टाइप। नेक्स्ट मंथ का? हाँ। मान लो ये अप्रैल हम मई का दे दिए तो मई का दे दिए तो प्रीपेड ईयर पकड़ते हैं। हमेशा क्या पकड़ते हैं? ईयर। प्रीपेड मतलब होता है पेड इन एडवांस। आपने बोला, सही बोला, अच्छा बोला, बट हम यहाँ मंथ नहीं बात पकड़ेंगे क्या कि ईयर।
अगर मान लो 1 साल के एक्सपेंसेस हैं और हमने 1 साल 2 महीने के एक्सपेंस को दे दिया, मान लो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है ना, 24-25 चल रहा है, 23-24 खत्म हो गया। अब मान लो कि 12 महीने का पेमेंट हमने 13 महीने का कर दिया, तो एक जितना हमने एक्स्ट्रा दिया वो मेरे लिए क्या है, प्रीपेड। जैसे आप लैंग्वेज सुनिए, जैसे होता है ना प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो आपका बिजली बिल सॉरी जो मीटर पे जीरो बैलेंस आ जाता है, लो बैलेंस पहले आता है तो टों टो करता है। अभी गेट से निकले तो ये जो मीटर है ना, यहाँ पर टों टो करते रहेगा, 300 रुपये बैलेंस तो अभी वो चिल्लाने लगता है। यानी आपके बैलेंस वो मीटर में 200-300 बैलेंस लेने, फिर वो क्या करता है, वो आपको नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन कि जल्दी भरवाओ तो लाइफ उगड़ जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो वो चलते रहता है ना, वो नोटिफिकेशन देते रहेगा कि अब -2 से लिमिट रहता है कि -200-300 जो भी हो जाए, एंड देन वो क्या होता है, कट जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है पेड इन एडवांस, यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड होने से पहले हमने दे दिया, यानी खर्चा तो अभी नहीं मेरा है बट हमने एडवांस दिया। अब मान लो कि -200 बैलेंस है बिजली का, हमने 1000 का रिचार्ज कर दिया, तो उसमें कितना बैलेंस शो करेगा, 800 बैलेंस करेगा जो पॉजिटिव होगा, यानी 800 बिजली हम कंज्यूम अब कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो वही हुआ कि एक्सपेंसिव विच आर नॉट इनकर्ड, अभी एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ है लेकिन हमने पेड एडवांस में कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। अब सपोज करो सर हमको कंज्यूम ही नहीं करना है, तो जितना पैसा हम एडवांस दिया हम उससे रिकवर कर सकते हैं ना। जैसे रेंट का हम पैसा एडवांस दिए, हमने रेंट लैंडलॉर्ड को रेंट मई और जून तक का दे रखा है और अभी अप्रैल 30 रुपये हम मान लो कि खाली कर देते हैं, तो मई जून का हम रिकवर कर लेंगे ना, वो प्रीपेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जान ही रहे हो, फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने हो, फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने हैं, क्या होता है, एफडी करते हैं, कहाँ होता है एफडी, बैंक में होता है, वेरी गुड। एफडी बैंक में होता है ना, पोस्ट ऑफिस में भी होता है फिक्स डिपॉजिट, जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये बताइए, आप मुझे बताइए कि जो हमने बताया था कंजर्वेटिज्म, एग्रेसिव और मॉडरेट बताया तो याद है, अब बताइए रूपक, ये इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट क्या है, कंजर्वेटिज्म होगा कि मॉडरेट होगा कि एग्रेसिव डिसीजन होगा, कंजर्वेटिज्म। ये डिसीजन क्या है, कंजर्व, मतलब कि यहाँ पर हमको रिस्क नहीं लेकर चलना है। जैसे सब लोग, जैसे जो रिटायर्ड एम्प्लॉय जो होते हैं ना, जैसे जब वो रिटायर करते हैं तो उनको पीएफ ग्रेचुइटी का पैसा मिला 70 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, तो कहाँ पैसा पहले डालेंगे, एफडीए करेंगे सीधा। क्या करते हैं, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सबके घर में है, सबके पेरेंट्स का किया गया होगा एफडी। यहाँ पर जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क। ये पैसा डूबेगा कब पता है, जब बैंक डूब जाएगा, लेकिन उसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहता है, बैंक में आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस कवर रहता है 5 लाख रुपए का। अगर मान लो कि हम 5 करोड़ का इन्वेस्ट बैंक में एफडी किए हुए हैं, अब बैंक खत्म, ऐसे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, यस बैंक भी खत्म होते होते बच गया। तो मान लो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स पकड़िए कि तो कितनों खत्म स्थिति रहेगा। हमने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, बैंक डूब गया, तो मुझे पैसा मिलेगा, मिलेगा कैसे मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा, जो इंश्योरेंस कवर है आपका, इंश्योर्ड है, आरबीआई दे देगी पैसा मुझे। इसलिए बैंक, अगर पैसे बहुत ज्यादा हो तो 2-3 बैंक में अकाउंट खुलवाओ, नहीं तो अब देखो, ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट में, जैसे शेयर वगैरह हो गया, कौन सा डिसीजन होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, है ना, म्यूचुअल फंड क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझते होंगे क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सुनते होंगे, आरबीआई बॉन्ड इशू करती है, पोस्ट ऑफिस में भी कुछ बॉन्ड आते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, दीज ऑल आर माई क्या एसेट्स होगा, डेटर हो गया, कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर जानते हैं ना, फर्नीचर फिक्सचर क्या हो जाएगा, एंड फिक्सचर्स। देखो फर्नीचर और फिक्सचर्स में थोड़ा अंतर है। फर्नीचर मतलब जैसे ये सब फर्नीचर हो गया जो मूव कर रहा है, फिक्सचर्स मतलब जो फर्नीचर फिक्स्ड हो चुका है। बोले फर्नीचर फिक्स कैसे हो गया, फिक्स मतलब कहीं इंस्टॉल, जैसे वार्डरोब, अब मूव कर लोगे उसको, नहीं करोगे, ठीक है, समझ गए ना। तो वो चीज फिक्सचर्स फिक्स हो चुके हैं। अब मशीन, तो ये सब हमारे क्या है, एसेट्स है। एसेट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एसेट्स के टाइप बता सकते हो,
एसेट्स के दो टाइप है, एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा एसेट्स होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मीन जो नॉन करेंट नहीं है, कह सकते हैं ना। नॉन मीन्स क्या होगा? नो, नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं, मतलब कि those assets which are purchased by the businessman for long term, for long term use। पर्सनल तो घर में हो गया ना। अब घर का ऐसे मान लो कि हम एक फर्नीचर सोफा खरीदे हैं और मेरे घर में है, मतलब घर के लिए, तो क्या यहाँ बिजनेस में ये जो एकेडमी ऑफ कॉमर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में उस सोफा का वैल्यूएशन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। पर्सनल तो घर क्या हो गया, घर वाला बात छोड़ दो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? क्या कहता है वो, याद है? हाँ बोलिए। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसको हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट मतलब those assets which are purchased by the organization for long term use, for repeated use, जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, हम उसको यूज करने के लिए खरीदे हैं, बिजनेस में खरीदे हैं, तो दैट इज माय फिक्स्ड एसेट्स। मान लो हमने एक कार खरीदा, कार को हमने बिजनेस के लिए खरीद लिया, तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। बिकॉज कार को हमने खरीदा क्लाइंट प्लेस पे विजिट करने के लिए, सप्लायर के यहाँ जाने के लिए, बैंकर के यहाँ जाने के लिए, बिजनेस डीलिंग को करने के लिए, तो वो कार क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। कार का ड्राइवर को हम सैलरी देंगे, तो सैलरी मेरा क्या कहलाएगा? सैलरी पेमेंट करना, हम रेगुलर सैलरी पेमेंट करेंगे, क्या? नहीं, एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। ठीक है ना। कार में जो खर्च होने वाली उसको एक्सपेंस कहेंगे, बट कार की जो वैल्यू, कार जो एग्जिस्ट कर रही है क्या है? एसेट्स है। आप कार में पेट्रोल डलवा रहे हो, कार क्या वो मान लो कि उसका टायर खराब हो गया, मिरर टूट गया, मान लो कहीं स्क्रैच लग गया, अब वो सब करवा रहे हो, तो उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एक्सपेंस कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट, जैसे हमने ये जैसे कोचिंग के लिए व्हाइट बोर्ड, दिस इज द फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स, आईपैड फिक्स्ड एसेट्स, फोन फिक्स्ड एसेट्स। अब ले सर फोन तो आप घरों में यूज करते हैं, देखिए अच्छा एक कार ही बात करते हैं सर, आपके पास मान लो कार है, आप बिजनेस भी आते हैं और घर में भी है, आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं और संडे को सर आप घूमने भी जाते हैं, हम देखते हैं, तो मान लीजिए वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कार को क्या बिजनेस में ऐसे मान लेंगे, क्या उसके एक्सपेंस को बिजनेस के एक्सपेंस पूरा मान लेंगे? नहीं, वहां पर पार्शियल करना पड़ेगा। जैसे मेरा ड्राइवर है और ड्राइवर है तो मान लो कि मुझे कोचिंग ड्रॉप कर दिया, मेरा क्या रहेगा, हम यहाँ पर 2 बजे तक रहेंगे, अब कहेंगे चल जाओ घर ले जाओ, अब बबा को स्कूल पहुंचा दो, मान लो स्कूल पहुंचा दिया, फिर वो 2 घंटा वहाँ रहा, फिर कहीं किसी और को जाना है वो चला गया, संडे बोले चलो हम लोग को कहीं और पटना जाते हैं, ये वगैरह। तो कार क्या है, बिजनेस में भी यूज हो रहा है और पर्सनल यूज भी हो रहा है, पर्सनल इन द सेंस कि डोमेस्टिक यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो वहां पर जो खर्च होंगे ना, जैसे ड्राइवर को हमने सैलरी दिया 1 लाख रुपए का साल का, तो 1 लाख रुपया बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानेंगे, जितना बिजनेस में यूज हो रहा है उतना मानेंगे, और अगर पर्सनल 50-50 कर लो, 50% हम यानी 50% बिजनेस का मानेंगे, 50% पर्सनल मानेंगे, समझ गए। तो जो एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म मतलब बेनिफिट्स दे, रिपीटेड यूज करें, जिसको हम खरीदे यूज करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, वो मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट। जैसे क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग। एक होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। यस सर, आप बोले बेटा उत्कर्ष, आप बोले उमंग, क्या होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेटा? सर जैसे लैंड खाली पड़ा हुआ है जी, अगर कोई आया लीज पे लेने के लिए, मतलब जैसे कि वो बॉन्ड बनाया कि 99 ईयर्स के लिए यूज करेंगे उसको। हाँ 99 तो नहीं रहता है, 20-25। हाँ 99 रहता तो मालिक के लोगों हो जाएगा। ऐसा दिल्ली में खान मार्केट है, सुने हैं? खान मार्केट कभी घूमिएगा ना तो वहां आपको मिलेगा, मान लो कौन मिलेगा, राहुल गांधी मिल सकते हैं, प्रियंका वाड्रा मिल सकती है, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो स्पेशल पर्सन अभी हैं, चाहे जो भी पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी, जो दिल्ली के सेलिब्रिटी सब हैं, नेता सब को मिले। खान मार्केट में एक समोसे की कीमत 50 रुपये पड़ जाती है, बड़ा महंगा मार्केट।
अब वहां जो बिजनेसमैन से जो शोरूम खोले हुआ है, दुकान खोले हुआ है, तो वो 99, जैसे ये बच्चा बोला 99 ईयर्स, तो आजादी के पहले ही 99 ईयर्स के लिए लिया। उस समय दिल मतलब ऐसा नहीं रहा होगा कि वो सोचा होगा कि 150 साल बाद इतना वैल्यू हो जाएगा कि मतलब कि थोड़े से छोटे से के ही इतने रेट पड़ेंगे। और वहां जो उसका मालिक पता है, ये सैफ अली खान का प्रॉपर्टी बहुत है वहाँ। मतलब सैफ अली खान के पिताजी कौन थे? नवाब पतौड़ी, है ना। बहुत पैसा, अभी सुने उनका बंगला भी 5,000 करोड़ से कम का नहीं है। एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी उसमें। ये कौन फिल्म आया था अभी रणवीर कपूर का? एनिमल। वो जो बंगला है वो सैफ अली खान का। तो अब वहां मान लीजिए कि जो लीज लेते हैं ना, लीज पे, तो लीज होल्ड मतलब क्या हुआ? होल्ड करना, होल्ड किए हुए ना। जैसे हमने लीज पर 20 साल की जमीन दे दिया, अब वहाँ प्रॉपर्टी चल रहा है, माइंस है, मतलब ईंट का भट्टा है, या किसी कार शोरूम को या किसी को हमने दे दिया 15-20 साल के लिए। बॉन्ड साइन जैसे परफेक्ट जवाब दिया है, तो हमने लीज पे ले लिया। अब 20-25 साल के, 20-25 साल मेरे पास राइट टू यूज हो गया ना। अब 20-25 साल राइट टू यूज, राइट मतलब अधिकार, किस चीज का अधिकार? यूज करने का। राइट टू सेल नहीं, राइट टू सेल कब होगा? जब आपका सामान होगा। राइट टू, जैसे ये मेरे पास राइट टू सेल है, ये राइट टू सेल है। अब मान लो इसको हम भाड़ा पर लगा दिए। अब मान लो कि जैसे कार भाड़ा पे ली है 2 दिन के लिए, तो क्या है? राइट टू यूज है। 2 दिन के लिए तो आपको यूज करने का अधिकार नहीं है, पोजीशन इसको कहते हैं। तो लीगल प्रॉपर्टी, जहां हम लीज पर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो वो मेरे लिए एसेट्स कहलाएगा। उससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मतलब समझते होंगे, जो प्लांट है जो इंस्टॉल्ड है हमारा, जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिसको हम यूज कर रहे हैं, प्लांट। मशीनरी, एक साथ इसको यूज, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। मशीनरी जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी मशीन जो मतलब कि मैकेनिकली चलता है उसको बोलते हैं मशीन। जैसे आपके लिए एसी हो गया, ये टीवी हो गया, आपका वो सब मशीन हो गया। कंप्यूटर समझते होंगे। कंप्यूटर में, कंप्यूटर जानते नहीं होंगे, जैसे आईपैड सब कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। फर्नीचर फिक्चर्स, देखो ऊपर जो हमने एसेट लिखा था वो एसेट्स लिखा था। क्या लिखा था? एसेट्स। देखो इसमें जो ये सारे एसेट्स है, लेकिन अभी हम फिक्स में कैश एडवांस को लेने नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग ये सभी ऊपर में लिखे हुए हैं। तो एसेट्स के दो, एसेट्स में कैश भी एसेट्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट्स हो गया। और ऐसे बोले कि एसेट्स क्या होता है? 10 एसेट्स का नाम बताइए। आपका सवाल है, आपको सवाल मिलता है कि 10 एसेट्स का नाम बताओ। तो अब सवाल ये कि सर 10 एसेट्स पूछा गया है ना, ये नहीं पूछा कि 10 फिक्स्ड एसेट का नाम पूछा कि नहीं ना, या 10 करंट एसेट का नाम, 10 एसेट्स का नाम बताओ। तो 10 एसेट्स में आप कोई भी एसेट्स यूज कर सकते हैं जो मेरा, जैसे कैश इन हैंड बोल दीजिए, कैश एट बैंक बोल दीजिए, स्टॉक बोल दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग बोल दीजिए, फर्नीचर फिक्चर्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैटेगरिकली बोले कि 10 फिक्स्ड एसेट्स का नाम बताओ, तो यू डोंट यूज कैश, यू डोंट यूज कैश एट बैंक। यहां पर हमने वो दिया जो लॉन्ग टर्म पर्पस में यूज करते हैं, जो फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है, और जिसपे वियर एंड टियर होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। कंसिस्टेंसी में कौन से बताए थे? यहाँ सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एक्सेप्ट लैंड। लैंड पे क्या होता है? लैंड पे क्या एप्रिसिएशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर आवर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स होता है जो करंट मतलब चालू, जो वैरी करता है समय के, हर साल वो चेंज, मतलब कि हर साल क्या, हर 2 दिन पे 5 दिन पे डेली चेंज होता है। जैसे डेटर, डेटर कौन हुआ? मेरा क्रेडिट बायर। तो क्रेडिट बायर तो एक ही बार खरीद कर रहेगा वो। मान लो आज 10,000 खरीदा, वो नेक्स्ट टाइम आया 5,000 पेमेंट किया, बोला 20,000 का और सामान दे दो, हमने दे दिया। फिर वो कभी आया, फुल पेमेंट कर दिया, फिर ले गया क्रेडिट पे, ऐसा। तो डेटर क्या है? फ्लक्चुएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फ्लक्चुएट, चेंज हो रहा है ना। तो डेटर इज नॉट फिक्स्ड, डेटर इज नॉट फिक्स्ड। और जो एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और जो बिजनेस से रिलेट करता है, यानी बिजनेस एक्टिविटी जो होती है मेरी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसे डायरेक्टली रिलेट करता है। जैसे हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट में, तो डेटा बनेगा। तो सेल करना मेरा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी है,
उससे बिल्डिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बिल्डिंग में तो हम बिल्डिंग को यूज करें, वहां पर बिना प्रीमिसेस है तो उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? जैसे स्टॉक क्या हुआ, जैसे ये इन्वेंट्री पर हुआ है, क्या हमारे लिए स्टॉक। अब कोई आया खरीदने, हमने इतना सामान बेच दिया, तो स्टॉक वैल्यू घट गई। ऐसे करके फिर आया कोई खरीदने, सब बेच दिया, तो 2-3 स्टॉक कुछ बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? फिर अपने सप्लायर को ढूंढेंगे, सप्लायर फिर सप्लाई करें, जल्दी सामान खत्म हो रहा है, स्टॉक, फिर स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉक भी क्या है? डायरेक्ट सेल परचेज से रिलेटेड है। तो स्टॉक मेरा क्या होगा? करेंट एसेट्स हो जाएगा। जो चेंज हो रहा है, कैश इन हैंड चेंज हो रहा है ना, पैसा आया पैसा गया, कैश एट बैंक भी चेंज हो रहा है, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि वो भी साल भर में कैश में कन्वर्टेबल इजीली है। तो करेंट एसेट्स हुआ दोज एसेट्स which are convertible into cash within 12 months, यहां ध्यान रखिएगा, और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। 1 ऑपरेटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग साइकिल। मान लो ऑपरेटिंग साइकिल मेरा 11 महीने का है, हो सकता है फर्स्ट ईयर में 11 महीना हो सकता है, और कोई भी डेटर मेरा 12 महीना में पेमेंट करना है उसको, तो उसको हम कहेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट क्यों कहेंगे? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विदिन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग। तो मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 12 मंथ्स होना चाहिए, तो वो मेरे लिए करेंट है। जैसे नाम बताइए, कैश इन हैंड हो सकता है, और बोलो कैश एट बैंक हो सकता है, और बोलो जस्ट पता है स्टॉक हो सकता है। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्वेंट्री। स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, द गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड स्टॉक। The goods which are available for sale, जो सेल हो गया वो स्टॉक नहीं है, जो बड़ा हुआ है वो स्टॉक है। ठीक है? और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है वो 1 साल के भीतर में पैसा हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मेरे लिए क्या है? करेंट एसेट्स। लेकिन सर आप बताइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट में जाएगा। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल बताइए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी का नाम सुने हैं? एसजीबी, इसको बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मतलब कि जैसे सोना खरीदते हैं तो फिजिकली सोना खरीदते हैं, गए सोनार के यहाँ, बोले कि बिस्किट सोना को खरीद लिए, सिक्का खरीद लिए, ज्वेलरी खरीद लिए, और सोना खरीद लेते हैं, पैसा दे देते हैं, तो वो फिजिकल मेरे पास एसेट्स आ जाते हैं, गोल्ड आ जाते हैं। अब हमको कभी बेचना है, जाके सोना बेच सकते हैं, सोना का भाव भी बढ़ रहा है ना, नियर पे जो 1 लाख 1.5 लाख भी आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन एक सोना होता है जो वर्चुअली खरीदते हैं, वर्चुअली इन द सेंस कि हमने सोने का पेमेंट कर दिया, लेकिन हमको सोना नहीं मिला, हमको सर्टिफिकेट मिल गया कि आपके पास सोना आ गया इतना ग्राम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सरकार की नीति है फंड कलेक्ट करने का, कि लोग के पास सोना हो लेकिन फिजिकल सोना उसके पास नहीं हो, और उतना वो इन्वेस्ट कर ले। इसमें फायदा 2 फायदा होता है, फिजिकल सोना और उस सोना में क्या अंतर है? अगर फिजिकल सोना खरीद रहे ना, इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में करना है, तो कभी भी ज्वेलरी मत खरीदिए, जो भारत की महिलाएं करती हैं। उनके पास कुछ भी पैसा आएगा, जाते ज्वेलरी खरीदते हैं, वही सोचते कि बढ़ जाएगा, लेकिन वो सोचते नहीं कि मेकिंग चार्ज 18% आपका ले लिया जाता है। आप सोना ज्वेलरी खरीद के लिए आइए, ठीक है ना, शोरूम से बाहर निकलिए, अब फिर शोरूम के अंदर घुसिए, बोले कि हमको ये रिटर्न कर दीजिए, और आप 1 लाख खरीदे तो आपको 1 लाख रुपया नहीं देगा, वो आपको 82-80 हज़ार रुपया दे देगा, बोलेगा मैं मेकिंग चार्ज गया आपका। गोल्ड में 2 रेट होते हैं, गोल्ड जो ज्वेलरी में 2 प्रकार के रेट होते हैं, एक जो गोल्ड का रेट होता है वो, और एक मेकिंग चार्ज होता है। लेकिन जब आप बिस्किट खरीदे, सिक्का खरीदे, तो उसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। बिस्किट खरीदे, खरीद के लिया, गए सेम डे वापस किया, आपको थोड़ा बहुत बट्टा कटेगा तो 400 रुपया हो जाएगा। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या स्कीम है कि जो सोना आप खरीदे उसमें कोई मेकिंग चार्जेस, और दूसरा है कि हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 साल इसकी
ये साल भर का 2.5 लॉक इन, सॉरी साल भर का 2.5 हाँ कम है, मान रहे कम है, लेकिन भाई 5 साल बाद जब तुम बेचने जाओगे ना तो जितना में खरीदा था उतना थोड़ी मिलेगा। 5 जिस दिन बेचने गए उस दिन का रेट मिल जाएगा। तो गोल्ड अगर हम फिजिकल खरीदते हैं तो उसमें इंटरेस्ट 2.5% जो इंटरेस्ट है वो तो गया ना मेरा। अब दूसरा रिस्क क्या है, आप गए कहीं शादी ब्याह में, आपका पूरा परिवार गया और कोई आपके घर आ गया गेस्ट समझ रहे हैं ना, आपके न होने में जो गेस्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, चोर। डाक में चोर, डाकू तो सामने में डकैती कर लेता है, चोर आया खोले तो बस गोदरेज का वो लॉकर टूटा हुआ है, अब पुलिस आपके घर सुबह सुबह आया लिख रहा है। चलिए तो गोल्ड फिजिकल, अब देखते होंगे ना कि अब आजकल कैश लूट का केस आता है ज्यादा, एटीएम बैंक लूट का केस ज्यादा मिलता है, न्यूज में आता है नहीं ना आता है। अब आता है कि चेन छिनाई है ना, कि कोई गया फोने छीन लिया, 2 बाइकर्स था आया तो एक महिला का चेन झपट लिया। अब बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं कैश लूटने का, क्योंकि हम लोग कैश रखते ही नहीं है, बैंक में जाते हैं थोड़ा बहुत यूपीआई कहीं भी अब क्या होता है यही हो जाता है। चलिए तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। एक सुने होंगे प्रोविडेंट फंड, सुने होंगे नहीं सुने? प्रोविडेंट फंड होता है एक इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर आप कम से कम 15 साल का पैसा लॉक हो जाता है उसमें, लॉक हो जाता है। लॉक इन द सेंस कि भैया निकाल नहीं सकते, मरने पर निकलेगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड उसको कहते हैं। एक सुनते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, ये बिजनेस में नहीं पर्सनल होता है कि कोई इंसान की बेटी है तो उसके नाम पे होता है, तो उसमें भी 21 साल बाद पैसा मिलेगा। कितना साल बाद? 21 साल, 18 साल जमा करना है। छोड़ो सुकन्या समृद्धि यहाँ नहीं आएगा बिकॉज वो पर्सनल के लिए है इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ कि जिस फंड में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो फंड लॉक हो गया 2 साल 3 यानी 1 साल से ऊपर के लिए, अब पैसा 1 साल के भीतर में मिलने वाला नहीं है। एक ही कंडीशन मिलेगा, वो बता दिया हमने आपको, मरने पे। जैसे टर्म इंश्योरेंस सुनते होंगे, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मरने के बाद भी और मरने से पहले भी मिल जाता है पैसा। हाँ तो उसी को लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। मान लो कि किसी ने 21 साल का इंश्योरेंस करवाया, 20 साल का आदमी है वो 21 साल का इंश्योरेंस करवाया, तो 20 और 21 कितना होगा? 41 तक अगर वो जिंदा है, जिंदा तो रहना चाहिए, तो उसको LIC उसके अकाउंट पैसा डाल देगी। अब मर गया, अगर मान लो कि 30 में मर गया, सपोज करिए एक्सीडेंट में कोई भी डेथ हो गया, तो उसके नॉमिनी के अकाउंट पैसा चला जाएगा। टर्म इंश्योरेंस 99 या 80 ईयर्स के लिए होता है। टर्म इंश्योरेंस में एक ही कंडीशन है, आप प्रीमियम डालते रहो, 80 साल तक कवर है। मतलब 80 साल तक तुम अगर जिंदा रह गए, चाहे कोई भी जिंदा रह गया जिसका प्रीमियम चला रहा है, और 80 साल तक जिंदा रह गया तो पैसा नहीं मिलेगा, सारा प्रीमियम गया 0। लेकिन 79 में मर गया वो तो पूरा पैसा मिलेगा। ये सुने हैं, यही सब तो चीज है जो जानना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पर बेटा एसेट समझ गए, एसेट समझ के कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स समझ गए, नोट करना है। कहाँ से नोट करना है? यहीं से ना, हाँ शुरू से नोट कर दीजिए। की हैबिट होता है, जब हम लगातार कोई काम को करते हैं तो हैबिट हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये समझ गए। अब इसमें जैसे और कुछ टर्म समझो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन से वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। और एप्रिसिएशन से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या काम है? डेप्रिसिएशन को हिंदी बोलते हैं हरास। देखो हिंदी कितना टफ वर्ड होता है, हरास। बोलो हरास। हरास हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट होना मतलब कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, कह सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो मैं टर्म को यूज करना, सारे एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, किसमें लगेगा? फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट बताइए अलग से, यहां हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब अलावा क्या? एक्सेप्ट लैंड। लैंड समझ गए बुआ? लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगते। लैंड का वैल्यू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस घटता है,
कोई ऐसा प्रैक्टिकल सिनारियो बता सकते जहां लैंड का वैल्यू घट गया हो मार्केट में, यानी खरीदे आप घट गया होगा? मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ है कहीं? कहाँ हुआ है? वेरी गुड। आप कहाँ से आते हैं? हाँ, गोबर से ही। भगवानपुर से कौन आता है? रेवा रोड से, उससे आगे जाओ उधर, कहाँ पहुँचोगे? पताही में कुछ है, हवाई अड्डा है कि बनने वाला था बना था, तो हमको पता चला, आपको पता चला, आपके पापा को पता चला हवाई अड्डा बनेगा, तो आप क्या किए होंगे? आपके पापा के पास 20 लाख रुपए है, क्या किए होंगे? जाके वहाँ इकट्ठा खरीद लिए होंगे। बहुत आदमी खरीदा ना। कॉलोनी भी देखिएगा बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब बताइए, हमने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया 1 कट्ठा जमीन खरीद के, ठीक है? अब पता चला कि अरे हवाई अड्डा दरभंगा में बन रहा है 20 लाख में। हाँ, इन फ्यूचर, और तब भी वहाँ का दाम बढ़ा है। नहीं, इन फ्यूचर कभी न कभी वही बनेगा या कुछ और बन सकता है। हो सकता है हॉस्पिटल बन जाए, मॉल बन जाए, कचहरी चला जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट बढ़े, हो सकता है। हम कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ 2, 3, 4, 5 साल की बात करो तो 20 लाख ने इन्वेस्टमेंट किया कि हमने ये सोच कर कि वो वहां पर एयरपोर्ट बनने वाला है। अब मान लो कि पता ही नहीं, अब अब पता चला कि वहां पर बनने वाला नहीं है। अब कोई सेलर चाहे 20 लाख में बेचना, तो क्या कोई खरीदने वाला मिलेगा? उस समय नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, बोले भाई 20 लाख में नहीं, अभी जहाँ कुछ यहाँ स्कोप अभी नहीं है, 15 लाख में खरीद लेंगे, ऐसा हो सकता है। इमीडिएटली नहीं से मान लो मिठनपुरा का रेट, मान लो कि जमीन का रेट है मान लो 1 करोड़ का, सपोज करिए, और वहाँ ग्रैंड मॉल खत्म हो जाए, वहाँ का मार्केट खत्म हो जाए, तो 1 करोड़ में कोई खरीदना चाहेगा? हम कोई भी चीज का वैल्यू पेमेंट कब करते हैं? जब हमको लगता है कि उसका आउटपुट मुझे मिलेगा। जैसे टाटा कंपनी जानते होंगे, तो टाटा का एक नैनो कार आया करता था कि है था लखटकिया कार के नाम से फेमस था। तो वो पहला प्लांट पता है कहाँ खुला था? कोलकाता, बंगाल में खुला। बंगाल के कोई जगह हमको नाम नहीं पता है। फिर ममता बनर्जी उस समय सीएम थी, तो ममता बनर्जी और रतन टाटा में डिस्प्यूट हो जाता है। तो ममता बनर्जी जानते होंगे कि थोड़ा सा ये है, एग्रेसिव माइंड की पर्सन है, वो चंड टाइप की होती है, मतलब कि भैया कुछ बोल दे कि कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो बोली तुम हटाओ अपना प्लांट समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्लांट सेटअप हो गया था ना, तो वहां के लोगों का जमीन का भाव सब बढ़ने लगा था कि भैया बड़ा प्लांट खुल रहा है। अब वही प्लांट जब हट गया, चला गया कहाँ? गुजरात गया। उस समय सीएम थे कौन? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। वो सीएम थे, तो उन्होंने सारा काम करवाया, और गुजरात जहां प्लांट शिफ्ट हो गया वहां का वैल्यू बढ़ गया, जहां से प्लांट हट गया वहां का वैल्यू घट गया। तो ये होता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड ड्यू टू वियर एंड टियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लो मिस्टर ऋषभ बाई मशीनरी फॉर रुपी, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख ऑन 1 जुलाई 2023। बताइए, आप बताइए, ये कौन से कैलेंडर ईयर में बाई हुआ है? 2 नंबर बताएगा। कौन से कैलेंडर ईयर में बाई हुआ है? 2023। वेरी गुड। और कौन सा फाइनेंशियल ईयर में बाई हुआ है? 23-24। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर ऑन 23। डेप्रिसिएशन के स्पेलिंग याद रखिएगा, आप लोग पूरा आप लोग लिखिएगा डेप्रिसिएशन, DEP मत मारिएगा, ठीक है ना? इज चार्जेबल, सर वो एक्स लिखे टी है बेटा, एट द रेट ऑफ 15% PA मतलब पर एनम का मतलब टाइम बेसिस, ठीक है ना? ठीक है। अब सवाल आपका है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, ये T है, ठीक है ना? एंड नेट वैल्यू ऑफ, नेट मतलब नेट का मतलब यह हुआ कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो 1 लाख का वैल्यू है ना, तो ये ग्रॉस कह लेंगे इसको। ग्रॉस मतलब कि टोटल वैल्यू है। अब डेप्रिसिएशन से वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगा? घट जाएगा, तो 1 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो,
तो जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगा, नेट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको नेट निकालना है, समझ गए ना, नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी। एज ऑन मतलब पार्टिकुलर डेट 31/3/2024, यू हैव 3 मिनट टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन वैल्यू एंड नेट वैल्यू। 3 मिनट बाद हम बता देंगे आपको, बता सकते हैं। अरे हाथ नहीं चल रहा है, निकाल दे क्या? कैलकुलेशंस करने हैं, क्या करने हैं? कंसिस्टेंसी मिनट पढ़े थे, नहीं पढ़ते आप पढ़ते हैं? गुड। क्या बन सकता है? नहीं, कोई नहीं बना पाएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम है, ऐसे सवाल हम फिर अगेन दे देंगे। ये सवाल हम समझा देते हैं, जिससे बनेगा बना सकते हैं। हम सवाल को समझेंगे, सवाल समझते आपका सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिस्टर ऋषभ, तो ऋषभ कोई प्रोप्राइटर होगा, सब वर्ड को समझेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म में सब वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, देन आपका अकाउंटिंग आप करेंगे। बाई मतलब क्या? खरीदना। अब मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, 4 रुपये 1 लाख रुपया। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जुलाई, ये समझिए ध्यान से, यानी डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई। हमको डेप्रिसिएशन या वैल्यू कब का निकालना है, यानी हमको 1 जुलाई से चलना है, मतलब मशीन हमने साल के शुरुआत में नहीं खरीदा, 1 जुलाई खरीदा, तो जिस दिन मशीन हमने खरीदा, जिस दिन मशीन यूज होगा, वहीं से ना वो उसका वैल्यू घटेगा, कि 1 अप्रैल से वैल्यू घटेगा। जब तक शोरूम में सामान है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, जब वो आपके यहाँ आ गया और आपने उसको यूज करना शुरू किया, तब ना डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर हमने एसी खरीदा 1,50,000 रुपए का, और वो एसी मतलब शोरूम वाला खरीदा था 6 महीना पहले, और 6 महीने बाद वो बेच रहा है, तो क्या 6 महीने का डेप्रिसिएशन एसी का शोरूम वाला चार्ज करेगा? नहीं चार्ज करेगा। कितना आया? 11,250। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। और वो हमने जब बाई किया तो इंस्टॉल्ड हो गया, यूज हो गया, तब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज हम करेंगे ना, किस डेट से चार्ज करेंगे, कोई बता सकता है? जिस दिन खरीदे, यूज हुआ, यही से यूज किया, तो 1 जुलाई से। कब तक चार्ज करना है? तो बताओ, मेरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्जेबल कितना महीना के लिए होगा? डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1/7/23 to 31/3/2024, कितना महीना होगा? इसको क्या पढ़ते हैं बता सकते हैं? आई डॉट दैट इज कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में कोई दिक्कत है? 1 जुलाई चलना, तो बताओ कितना आएगा? वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15/100 हो जाएगा। 9 मंथ्स का, तो 9 बाई क्या करेंगे? 12 करेंगे। टाइम बेसिस में हमेशा 12 से डिवाइड करना। 6 महीने का तो 6/12 करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। अब ये तो हम नहीं करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा? 11,000। सब लोग कैलकुलेट कर लिए, सबका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये सब प्रॉपर करो, ये सब कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। 1,30,000 लिखो। आ गया? आ गया सर। कितना आया? 11,250। आ गया सब? 11,250। नेट वैल्यू 88,750। बेटा तुम्हारा दिखाओ। 750 मैंने 15 किया था क्या? क्या बात करते हैं? 250 इसका नहीं, इसका कहीं दूसरा टाइप से काटा होगा। ठीक है,
तुम्हारा आया? तुम्हारा आया? कहाँ आया? बेटा कैलकुलेशन तुम्हारा आया तुम लोग? कितना आया? 11,250। यानी हम कह सकते हैं कि in 9 months the value of depreciation 11,250। टर्मिनोलॉजी समझो, ये सब चैप्टर्स ही मिलेंगे, बट टर्म समझिए कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, ठीक है ना। अब बताओ, अब सब लोग बता सकते हो नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना होगा? 88,750 ऑफ मशीनरी 1 लाख का वैल्यू था, कितना घट गया? 11,250। 8750। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ऐसा सवाल हम एक आपको होमवर्क दे देते हैं, बना के लाइए। आप लोग यहाँ तक लिख लिए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे थे? अच्छा, हम पीडीएफ डाल देते हैं, ग्रुप में डाल देंगे, क्लासरूम में डाल देंगे, वहां से ले लीजिएगा, ठीक है ना। हम एक सवाल लिख देते हैं, सवाल बनाइएगा होमवर्क्स में। ये सवाल, मिस्टर उमंग bought a car for ₹10 lakhs on 1st September 2023. He charged depreciation at the rate of 15% per annum. Find out value of depreciation। क्वेश्चन लिखने का क्लासरूम में भेज देते हैं, लिखोगे तो लिख लो, तो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एंड देखो क्लासरूम में जाके तो हम सबका अप टू डेट देखेंगे नोट्स। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, आप लोग तो नए हैं तो लिख ही लीजिएगा, लेकिन जब बच्चे पुराने हो जाते हैं तो करते क्या है, सर क्लासरूम भेज दीजिएगा, और 3 दिन तक लिख भी नहीं करते। तो आप लोग को अप टू डेट रहना, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड कार। सर जो क्लासरूम और- में नोट्स है सिर्फ उतना ही लिखना है। सॉरी, क्लासरूम में जितना नोट्स है नहीं नहीं, नोट्स तुम वो लिखो जो तुम लिख रहे हो क्लास में, जो अभी चल रहा है तुम्हारा। एक्स्ट्रा उड़ाने दो, उसको लिखने के लिए लिख लिए हैं क्या आप? पहले वाला थोड़ा बहुत लिखे हैं। ठीक है, उसको देखिएगा, लिखिएगा नहीं, वो सब लिखा दिया जाएगा। वो सब डाले थे ये लोग, फिर तो हम उसको रिपीट कर ही रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। बताया जाएगा, ये वाला सब लोग को लिख लेना, अभी जो भेज देंगे वो सब लोग को लिख लेना, ठीक है ना।